डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। डिस्कवरी आईएएस के द्वारा आप सभी के लिए PYQ सीरीज शुरू की गई है, जहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है महत्वपूर्ण विषयों को डिस्कस किया जा रहा है। तो प्रश्नोत्तर का माध्यम है हमारे डिस्कशन का। फिलहाल जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वह पॉलिटी या फिर भारतीय राज व्यवस्था को लेकर के चल रहा है, जिसका हमने ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उस एक चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वह जाकर के देख लें, क्योंकि अभी शुरुआत है। शुरू से जुड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगी। फिलहाल आज के लेक्चर की बात करते हैं। आज से हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं इधर उधर की बातों के बजाय। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक चतुर्वेदी और आप मेरे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था के चैप्टर नंबर 2 संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया को। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए. स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी. कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी. मुस्लिम लीग ने 1942 में या डी. सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में रांची में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पर संविधान सभा के पर भारत को एक संविधान देने के लिए संविधान सभा को बनाने का या संविधान सभा के निर्माण का विचार जो है वह प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे चल करके इसी विचार को BN राव ने, BN राव मैं कह रहा हूँ, आगे चलकर 1934 में ही MN राव ने इस विचार को दिया और फिर आगे चल करके कांग्रेस ने इस विचार को स्वीकार कर लिया था। लेकिन सबसे पहले जिसने दिया था संविधान सभा के निर्माण का विचार, वह दिया था स्वराज पार्टी ने 1934 में अपने रांची अधिवेशन में। ठीक है, अपने रांची अधिवेशन में। ध्यान में रखना ये बात आप लोग, ठीक है। स्वराज पार्टी के बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो इसका गठन 1923 में किया गया था। किसके द्वारा बताइए? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा मिलकर के। ठीक है, बाकी किस उद्देश्य के लिए किया गया था, क्यों किया गया था, यह सब हम लोग जो है वह हिस्ट्री के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ए. MN राय, बी. BR अम्बेडकर, सी. एनी बेसेंट या डी. जवाहरलाल नेहरू। इसलिए मैंने कहा ना, प्रश्नों पे कम, एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यह प्रश्न जो है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा GIC के पेपर में सन 2017 में पूछा गया था। ठीक है, जबकि इसके ठीक पहले वाला प्रश्न जो था, जो हमारा ये वाला प्रश्न है ना, देख लीजिए आप लोग फिर से। इस प्रश्न को IAS प्री 1996 में पूछा गया था। इसी तरीके का प्रश्नों का रिपीटेशन जो है वह लगातार चलता रहता है, तो ध्यान बनाए रखिएगा, एक्सप्लेनेशन पे फोकस बनाए रखिएगा। ठीक है, कई बार प्रश्न नहीं आएंगे लेकिन एक्सप्लेन आपको अच्छे से कर दिया जाएगा कि उससे जुड़े भी जो प्रश्न आ रहे हैं वह आगे आप कर सके बहुत आसानी से। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। इससे आप लोग सभी लोग सुपरिचित हो गए होंगे हमारे पहले ही प्रश्न से। 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार जो है वह MN राय के द्वारा भी दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ए. साइमन कमीशन द्वारा, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, सी. क्रिप्स मिशन के द्वारा या डी. ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा या फिर कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये बात कही जा रही, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका सही जवाब क्या है ये बता दीजिए आप लोग।
ठीक, बिल्कुल सही। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के लिए संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है वह दिया गया था। पेन नहीं सिलेक्ट हो पा रही, पता नहीं क्यों हो गई। ठीक है, कभी कभी एरर आता है तो उसको लेकर के इंजॉय किया करिए, गलतियों को इंजॉय कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। फिलहाल निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव जो है, या निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के लिए संविधान निर्माण करने का जो प्रस्ताव दिया गया था वह दिया गया था दिए गए विकल्पों में से क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी इस क्रिप्स मिशन के बारे में, जानते चलते हैं। देखिए, चर्चिल नाम में ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चर्चिल जो है वह ब्रिटेन के या ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा 11 मार्च, डेट भी ध्यान में रखिएगा, पीसीएस की परीक्षाओं में डायरेक्ट डेट पूछा जाता है और आईएएस की परीक्षाओं में मार्च 1942 करके, मार्च 1943 करके दे देगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, 1941, 1942, 1943 करके दे दिया, मार्च मार्च मार्च, तो कंफ्यूज हो जाएगा और मार्च निकल जाएगा, परेड हो जाएगी वहीं पे। तो डेट जो है वह ध्यान में रखिएगा। चर्चिल के द्वारा जो है 11 मार्च 1942 में एक क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। यह एक एकल प्रतिनिधि जो है, या एकल प्रतिनिधि मिशन था, यानी कि इसके जो मात्र एक सदस्य थे वे थे सर क्रिप्स। ठीक है, यह क्रिप्स मिशन जो है 23 मार्च, 11 मार्च को घोषणा होती है, उसके बाद यह मिशन जो है 23 मार्च 1942 में भारत आ गया था। ठीक है, अब मेन बातें कर लेते हैं जो संविधान की दृष्टि से या संविधान की प्रक्रिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें इतिहास में। ठीक है, तो क्रिप्स के द्वारा क्या क्या घोषणा की गई। सबसे पहले तो क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने की घोषणा की गई। यह क्या होता है डोमिनियन स्टेटस, यह आप लोगों के लिए प्रश्न है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा युद्ध की समाप्ति के पश्चात। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्रदान किया जाएगा या फिर पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्रदान किया जाएगा, जिसे कभी भी राष्ट्र कुल से या राष्ट्र मंडल से स्वतंत्र होने का अधिकार भी होगा, कभी भी। ठीक है, वहीं दूसरा अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था, तो युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का भी, या संविधान निर्मात्री परिषद या संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का भी निर्वाचन किया जाएगा। कहाँ से, ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधियों, ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधियों और देसी रियासतों प्लस देसी रियासतों से। यह प्रावधान, यह बातें कही गई थी संविधान निर्माण के संबंध में क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, और इसके साथ साथ संविधान सभा द्वारा दिए गए संविधान को सरकार लागू तभी कर सकती है या कब लागू कर सकती है, इसके लिए भी क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है वह 2 शर्तें लगाई गई थी। वो 2 शर्तें कौन कौन सी थी, तो पेन का कलर बदलते हुए उन 2 शर्तों को भी हम लोग यहीं पर जान लेते हैं। ठीक है, तो पहली शर्त जो थी वह भैया यह थी कि, पहली जो शर्त थी वह यह थी कि जो भी प्रांत, ठीक है, जो भी प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे या जो भी प्रांत जो है वह संविधान से एग्री नहीं करेंगे, संविधान से सहमत नहीं होंगे, वे या तो पूर्ववत स्थिति में बने रह सकते हैं, मतलब जैसी स्थिति उनकी अभी है या पहले जो स्थिति थी उसी स्थिति में रह सकते हैं, या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं, या तो पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं और या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यह 2 पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी बताइए। दूसरी कंडीशन थी कि भारतीय संविधान सभा, मतलब जो संविधान सभा बनाई जानी थी क्रिप्स मिशन के बाद, वह संविधान सभा, ठीक है, तो संविधान सभा
और प्लस ब्रिटिश सरकार के मध्य एक समझौता होगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, लिखा क्या जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप सुनते रहिए बहुत ध्यान से। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य समझौता होगा एक, किस लिए? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए। कैसे हित? तो उनका विकास, उनका कल्याण, उनकी सुरक्षा, उनके प्रतिनिधित्व को लेकर के एक समझौते की बात कही गई थी इस क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखिएगा कि जो क्रिप्स मिशन था इसके द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की या पाकिस्तान नाम के एक देश की व्यवस्था को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, अब युद्ध के दौरान की भी कुछ व्यवस्था की गई थी इस क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो वह व्यवस्था क्या थी? तो युद्ध के दौरान जो है वायसराय की नई कार्यकारी परिषद के गठन का भी बात कहा गया था। इसमें नई कार्यकारी परिषद के गठन की भी बात की गई थी। नया पेज ले लेना चाहिए था ना, छोड़िए आगे ले लेंगे, मुझे लगा हो जाएगा लेकिन नहीं हो पा रहा। ठीक है, वायसराय की नई कार्यकारी परिषद के गठन की भी बात कही गई थी, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय जो है वह ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगा या ब्रिटिश नेतृत्व में ही रहेगा। फिलहाल इतनी बातें जो थी वह क्रिप्स मिशन में कही गई थी, लेकिन अंततोगत्वा यह क्रिप्स मिशन जो है वह फेल हो जाता है, इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कह के अस्वीकार कर दिया था। या महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को एक ऐसे बैंक का चेक कहा था, एक ऐसे बैंक के नाम का चेक कहा था जो कि टूट रहा है, और चेक जो मिला था वह भी पोस्ट डेटेड मिला था। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह बुरी तरीके से मायूस करने वाला प्रस्ताव था, तो मुस्लिम लीग भैया पाकिस्तान उनको चाहिए था, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल की कोई व्यवस्था नहीं थी इसमें, ना ही सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग को क्रिप्स मिशन के द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति या डी 15 लाख व्यक्ति। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, देखिए हमारी संविधान निर्मात्री सभा का जो निर्वाचन हुआ था वह प्रांतों से हुआ था। ठीक है, प्रांतों के प्रतिनिधियों ने उसका निर्वाचन किया था संविधान निर्मात्री सभा का। ठीक है, और प्रांतों के प्रतिनिधियों का जो चुनाव हुआ था वह प्रत्यक्ष हुआ था। एक वाइट पेज लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, आप कंफ्यूज कर नहीं, इसको तो वहीं समझ लीजिए आप, छोटा सा बात है, बाकी इसके बारे में वाइट पेज लेकर के कैबिनेट मिशन के बारे में आराम से बात करते हैं। देखिए हुआ क्या था इसको समझिए। संविधान सभा जो थी ना, पहले तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, सिंपल सी बात समझिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो विधायकों के द्वारा किया जाता है, राज्यों के विधायकों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, शामिल होते हैं ना। तो इसी तरीके से प्रांतों के प्रतिनिधियों या फिर विधायकों के द्वारा संविधान सभा का चुनाव किया गया था। तो यह चुनाव, संविधान सभा का चुनाव जो था वह कैसा था? अप्रत्यक्ष था। अब मोटा मोटी कैसे चुनाव किया गया था? तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक विधायक के द्वारा संविधान सभा का एक सदस्य, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य था संविधान सभा का। ठीक, आइए बात करते हैं इस कैबिनेट मिशन योजना के बारे में डिटेल से और हेडिंग डाल करके। कैबिनेट मिशन योजना, समय कब का था कैबिनेट मिशन योजना का बताइए? मार्च 1946।
24 मार्च 1946 डेट के साथ याद रखिए, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है और आते ही आते हैं, डेट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है पीसीएस की परीक्षाओं में और यूपीएससी की परीक्षा में मंथ पूछ लिया जाता है ईयर के साथ, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए याद में बनाए रखिएगा। देखिए होता क्या है ना कि देखिए इटली जो है उस समय फरवरी 1946 में इटली जो है वह लेबर पार्टी के नेता बनते हैं और इनकी सरकार बनती है। ठीक, अब इनके द्वारा भारत से एक अनौपचारिक बातचीत करने के लिए भारत में एक संसदीय दल भेजा जाता है, एक संसदीय दल भेजने का निर्णय लिया जाता है या फिर कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया जाता है और यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था यह। ठीक है, 3 सदस्यों के साथ, उनके नाम भी ध्यान में रखिएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे जो सदस्य थे वे कौन थे बताइए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर और तीसरे जो सदस्य थे वे थे पैथिक या पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, नाम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जो है वह 24 मार्च 1946 को भारत आता है, जिसके सदस्यों के नाम थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। यह सभी ऐसे ही नहीं थे कि टहलते घूमते या संसद के सदस्य थे, यह सब उस समय किसी न किसी तरीके के अधिकारी या मंत्री थे। जैसे कि स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वह बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, तो पैथिक लॉरेंस जो है वह उस समय के भारत सचिव थे। वहीं एवी एलेक्जेंडर जो है यह नौसेना मंत्री थे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। चलिए ठीक है, बात करते हैं कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रस्ताव किया था। सबसे पहले पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन के द्वारा भी अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने भारतीय राज्यों तथा देशी राज्यों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात कही थी। भारतीय राज्यों या फिर ब्रिटिश भारतीय राज्यों को कह लीजिए। ठीक है, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया प्लस देशी रियासत, इनको मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात कही थी किसने, कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, और यह भी कहा था, इस संघ के कार्य भी बताए थे इन्होंने। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि रक्षा, विदेशी और संचार साधनों के मामलों को छोड़ करके, रक्षा, विदेश और संचार को छोड़ करके अन्य सभी चीजें जो है वह इनके पास, इन प्रांतों के पास ही रहेंगी, लेकिन संघ जो है वह रक्षा, विदेश और संचार के मामलों पर अधिकार रखेगा तथा इसके लिए, इन सभी के लिए आवश्यक कर भी जो है वह लगाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, संघ की कार्यपालिका एवं विधानमंडल में ब्रिटिश भारत तथा, देखिए मिक्स कर रहा है, संघ की कार्यपालिका की बात अब हो रही, इसी संघ की कार्यपालिका की बात हो रही, इसका निर्माण कैसे होगा पूरा डिटेल में इस कैबिनेट मिशन ने बताया था। इसी संघ की कार्यपालिका में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और कोई भी यदि महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण विधान या कानून बनाने की अगर बात होती है, कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाने की बात होती है, तो उसके लिए विधानमंडल में जो उस समय के दोनों मुख्य संप्रदाय थे ना, हिंदू प्लस मुस्लिम, इनके विधायक या इनके जो है प्रतिनिधि जो है, हिंदू या मुस्लिमों के जो प्रतिनिधि होंगे वह अलग अलग मतदान देंगे, अलग अलग मतदान देंगे। ठीक है, यह एक व्यवस्था थी। वहीं केंद्रीय विषयों को छोड़ करके, जो केंद्रीय विषय उस समय बताए गए थे उनको छोड़ करके, कितने थे बताइए, 1935 के अधिनियम में आपको बताया गया था केंद्रीय विषयों की संख्या कितनी थी। आपके लिए प्रश्न है, कमेंट में बताइएगा। देखिए केंद्रीय विषयों को छोड़ करके जो रेस्ट यानी जो सारे मामले थे वह सभी प्रांतों को दे दिए गए थे और साथ ही साथ जो अवशिष्ट विषय थे या जो अवशेष विषय थे उन पर भी प्रांतों का ही अधिकार था।
अगर इस कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें तो। ठीक है, प्रांतों को भी इनके द्वारा जो है कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, क ग्रुप, ख ग्रुप और ग ग्रुप। 3 ग्रुप में प्रांतों को बांट दिया गया था। सबसे पहले क ग्रुप जो है यह हिंदू बहुल प्रांतों का ग्रुप था और साथ ही साथ इसी क ग्रुप में चीफ कमिश्नरी प्रांतों को भी रख दिया गया था। ठीक है, चीफ कमिश्नरी प्रांत और हिंदू बहुल प्रांत उस समय के कौन कौन से थे, तो इनके नाम मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए, क समूह के अंतर्गत रखे गए प्रांत थे जितने, उनकी संख्या थी 6। सबसे पहले कौन कौन से थे? मद्रास, बम्बई, मुंबई नहीं था, मुंबई तो अभी हुआ है ना, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और बिहार और उड़ीसा। वहीं कमिश्नरी प्रांत के अंतर्गत, चीफ कमिश्नरी प्रांत के अंतर्गत कौन कौन से प्रांत थे उस समय? तो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और एक अन्य राज्य था, वह कौन सा था? कुर्ग। इन सभी राज्यों को रखा गया समूह क के अंतर्गत। और समूह ख के अंतर्गत कौन से प्रांत रखे गए थे? तो मुस्लिम बहुल वाले प्रांत जो है वह समूह ख के अंतर्गत रखे गए थे। इनके नाम थे, या जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे उस समय, वे मुख्यतया उनके नाम थे, बताइए कौन कौन से? पंजाब, सिंध और एक अन्य राज्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। और साथ ही साथ समूह ख में ही बलूचिस्तान को भी रख दिया गया था। वहीं सबसे अंत में समूह ग में कौन कौन से प्रांत थे, बताइए जल्दी कीजिए। बंगाल तथा असम को समूह ग में रखा गया था। ठीक, परेशान मत हुआ करिए सोचने में। बंगाल तथा असम को समूह ग में रखा गया था। ठीक है, यह तो हो गई सारी बातें इस कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। लेकिन सारी बातें नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं। वो कौन सी हैं बताइए? निर्वाचन किस प्रकार से होना था? तो कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार पर निर्वाचन को खारिज किया था। पेन मैं दूसरी ले लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए, यही पेन के चक्कर में पता नहीं इसको क्या हो गया है। उस समय कोशिश कर रहा था, नहीं ले पाया मैं। चलिए देखिए, निर्वाचन जो है वह वयस्क मताधिकार पर खारिज कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अप्रत्यक्ष निर्वाचन को स्वीकार किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, और या फिर अप्रत्यक्ष मताधिकार की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए प्रति 10 लाख की जनसंख्या का मानक जो है वह रखा गया था। ठीक है, प्रांतों के प्रतिनिधियों के द्वारा इनका जो है चुनाव किया जाता था। कैबिनेट मिशन ने ही एक अंतरिम सरकार के गठन का भी सुझाव दिया था। किसका सुझाव दिया था? एक, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ। कैबिनेट मिशन ने ही जो है वह एक अंतरिम सरकार के गठन का भी सुझाव जो है वह दिया था। सुझाव जो है वह दिया था, सुझाव नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने ही जो है वह एक अंतरिम सरकार के गठन का भी सुझाव जो है वह दिया था। फिलहाल यह सारी चीज़ें, सारी बातें हो गई कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। ध्यान में रखिएगा अच्छे से, कोई देखेगा तो कहेगा पता नहीं यहाँ क्या कर दिया गया, या हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए, विलियम वुड, सी, पैथिक लॉरेंस, सी, स्टैफोर्ड क्रिप्स, या डी, ए बी अलेक्जेंडर। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड जो है वह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या ए बी अलेक्जेंडर जो है यह
कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जिसमें से AB अलेक्जेंडर जो थे वह कौन था बताइए। AB अलेक्जेंडर उस समय के नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे, क्या काम करते थे उस समय, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वह बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। वहीं पैथिक लॉरेंस उस समय के भारत सचिव थे, भारत सचिव थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का गठन किया गया था। ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। चलिए, इतना सर खपाने के बाद तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वह किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, या डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, यहां पर हम लोग बात कर लेंगे अब अंतरिम सरकार के बारे में। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो उप सभापति थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिलहाल आइए चलते हैं और बात करते हैं अंतरिम सरकार के गठन और निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। ले लेते हैं एक व्हाइट पेपर लेने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी चीज आप लोग समझते चलते हैं हम लोग। यहाँ पर वो चीज क्या है, तो देखिए हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश भारत, चाहे ब्रिटिश इंडिया कहते हैं इसको, ब्रिटिश इंडिया प्लस देसी रियासत, ठीक है, देसी रियासत, इन दोनों को मिला करके संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात हुई थी एक संघ के निर्माण के लिए। ठीक, तो संविधान निर्मात्री कुल टोटल सीट कितनी हो गई थी, टोटल जो सीट हो गई थी वह हो गई थी 389। इस 389 में जो चुनाव होने थे या जो रिजर्व सीट थी देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए वह थी 93। बचे हुए 296 सीटों पर ही निर्वाचन होना था। इन 296 सीटों पर जब निर्वाचन होता है तो उसमें से कांग्रेस को, आईएनसी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है 208 सीटें मिलती हैं। मुस्लिम लीग को बताइए कितनी सीटें मिली थी, पढ़ा होगा आप लोगों ने। मुस्लिम लीग को जो है वह 73 सीटें मिलती हैं। और अन्य जो छोटे छोटे समूह थे, अदर्स लिख देते हैं हम इनको, अन्य जो छोटे छोटे समूह थे इनको 15 सीटें मिलती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है वह सदस्य चुने गए थे हमारे संविधान निर्मात्री सभा के लिए। 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, 15 अदर से और 93 सीटें जो है वह रिजर्व थी किसके लिए, तो वह रिजर्व थी देसी रियासतों के लिए। ठीक है, यह तो हो गई मोटा मोटी बात। यहीं पर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आगे चल करके वायसराय ने जो है वह 20 नवंबर, कब डेट डाल लीजिए, दे रहा हूं मैं, 20 नवंबर 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आमंत्रित किया कि आप आइए और मंत्रिमंडल का गठन कीजिए, और नेहरू जी के द्वारा 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन करते हुए अंतरिम सरकार का गठन जो है वह किया गया था। इन 12 सदस्यों में उस समय मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, पहले मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी जब प्रथम बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में किसी भी प्रकार के मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। हालांकि इसमें 3 मुस्लिम सदस्य थे तो, लेकिन वह मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। ठीक है, वहीं इस 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ मिलकर के नेहरू जी ने सरकार का गठन किया, और साथ ही साथ 5 सीटों या 5 सदस्यों का स्थान जो है वह इस अतिरिक्त रिक्त रखा गया ताकि
मुस्लिम लीग के सदस्य यदि भविष्य में चाहें तो उससे जुड़ सकें, और इसी क्रम में आगे चल कर के 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के सदस्य जो है वह जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो टोटल जो सदस्य हो गए थे या टोटल जो मंत्रिमंडल हो गया था उन सबको मिला करके एक अंतरिम सरकार का गठन जो है वह कर दिया गया था। हालांकि जो मुस्लिम लीग शामिल होती है तो वो इस उद्देश्य से नहीं कि वह सरकार को अपना सहयोग और समर्थन प्रदान करेगी, वह सरकार के अंदर रह के सरकार का विरोध करने के लिए सरकार में शामिल हुई थी, है ना सरकार। कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ सारी बातें हो गई, ऐसा कुछ यहाँ पर बचा नहीं जिसको लेकर के आगे अगले पेज पर या कुछ वाइट पेपर लेकर के समझाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न पर ही चलते हैं हम लोग। हाँ, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डी जगजीवन राम। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वह नहीं थे। ठीक है, अंतरिम सरकार के सदस्यों या मंत्रिमंडलों की सूची ये रही आपके सामने, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य हैं ये, जिसका गठन अगस्त 1946 में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। आगे चल करके अक्टूबर, पेन कहाँ चली जाती है यार, आगे चल करके 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं इस अंतरिम सरकार में। ठीक है, फिलहाल इन सभी की एक बार आप तो पहली चीज़ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है वह राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के मंत्री बने थे प्रथम अंतरिम सरकार में। वल्लभ भाई पटेल जो है वह गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे। बलदेव सिंह जो है वह रक्षा मंत्री बने थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी जो है वह शिक्षा एवं कला मंत्री बने थे। सी एच भाभा जो है वह कार्य खान तथा ऊर्जा मंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। आसफ अली जो है वह रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने थे। और जगजीवन राम जो है वह श्रम मंत्री बने थे प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में। वहीं लीग के सदस्यों में लियाकत अली खान जो है वह वित्त मंत्री बनाए गए थे। आई चुंदरीगर जो है वह वाणिज्य मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल जो है यह विधि सदस्य या विधि मंत्री बनाए गए थे। तो गजाफर अली खान जो है वह स्वास्थ्य मंत्री बने थे। और अब्दुल रब निस्तर जो है यह डाक एवं वायु मंत्री बने थे। स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा, मैं इन चीज़ों को हटा दे रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, प्रश्न आता ही आता है। ठीक, ये जरूरी नहीं कि हर साल आएगा, लेकिन रख लीजिए आ जाएगा। नेक्स्ट और अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, वहां पर बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ए कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कथन जो है वह कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन सही है पर कारण गलत है, या डी कथन गलत है पर कारण गलत है। चलिए जल्दी कीजिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट जो है यानी कथन ए जो है वह सही है लेकिन कारण आर गलत है। अंग्रेजों का शुरू से ही ऐसा कभी विचार या ऐसी कभी मंशा थी ही नहीं कि भारत का बंटवारा रोका जा सके या मुस्लिमों और हिंदुओं के मध्य लड़ाई रुक सके। बांटो और राज करो, यही तो उनका मुख्य उद्देश्य था, बांटो राज करो। ठीक है, आज भी पड़ोसी को लड़वा करके सामने वाला मजे लेता है खिड़की पे खड़े होकर के चाय की चुस्कियों के साथ। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझते हैं और जानते हैं वेवेल योजना को। बहुत कुछ खास नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। समय इसका ध्यान में रखिएगा 1945। ठीक है, 14 जून
1945 को वेवेल योजना जो है वह प्रस्तुत की गई थी। वेवेल दरअसल लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर 1943 में भारत के वायसराय बन करके आए थे। उसके बाद भारत की समस्याओं को देख करके समझ करके यह लंदन जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने लंदन में एक लेटर लिखा था भारत सचिव को, जिसके बाद उसी को वेवेल प्रस्ताव या फिर वेवेल योजना कहा गया था। ठीक है, फिलहाल इसका प्रकाशन जो है वह 14 जून 1945 को किया गया था। इसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन को भी बुलाए जाने की बात कही गई थी और यह सम्मेलन बुलाया भी गया था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। बताइए किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। हालांकि महात्मा गांधी वह भी उस समय शिमला में मौजूद थे गांधी भाई अपने कलाकार, लेकिन उन्होंने इस शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। यह थी इतिहास की बात। ठीक है, वेवेल योजना के जो प्रमुख तथ्य थे संविधान से संबंधित, उसमें कुछ बातें कही गई थी कि केंद्र में एक वायसराय की नई कार्यकारी परिषद का गठन करने की बात कही गई थी। अब इस कार्यकारी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ इन दोनों अधिकारों को छोड़ करके, या कमांडर इन चीफ इन दोनों पदों को छोड़ करके शेष सभी सदस्य जो है इस कार्यकारी परिषद के, वे भारतीय होने स्वीकार किए गए थे। दूसरी बात, कार्यकारी परिषद जो है वह एक अंतरिम व्यवस्था थी। ठीक है, एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में इस कार्यकारी परिषद के गठन की बात कही गई थी। एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में इस कार्यकारी परिषद के गठन की बात कही गई थी, जिसे तब तक चलाना था जब तक एक नए स्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं बन जाती। एक नए स्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं बन जाती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमने क्रिप्स मिशन को देखा, कब आया था यह बता दीजिए आप लोग। फिर यहाँ पर हमने देखा था कैबिनेट मिशन को, ठीक है, या फिर बीच में डाल लेते हैं वेवेल योजना को। वेवेल योजना को देखा था, फिर आया था कैबिनेट। इनका समय काल जरूर से ध्यान में रखिएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था बता दीजिए आप लोग यहीं पर फटाक से, जल्दी कीजिए भाई, टाइम नहीं है। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन जो है वह 23 मार्च 1942 को भारत आया था। वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो यह प्रस्तुत की गई थी जून 1945, 14 जून 1945। तो वहीं कैबिनेट मिशन कब आया था बता दीजिए यहीं पर, कैबिनेट मिशन के बारे में जल्दी से। कैबिनेट मिशन जो है यह आया था 24 मार्च, कहाँ गया पेन, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे तारीखों, सारे डेटों को याद में रखिएगा कि इसमें क्या क्या कहा गया, क्या क्या बताया गया, यह चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? ए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। या चौथा, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ऑप्शन है आपके पास ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, या डी 1, 2, 3 और 4। बहुत कुछ संविधान सभा के बारे में आपको बताया गया है। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। संविधान सभा जो है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम, संविधान सभा जो है वह बहुदलीय निकाय या बहुदलीय समिति थी और इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य जो है वह किया था। 3 दल हमने देखा था ना, कौन कौन से 3 दल थे? एक तो था हमारा मुस्लिम लीग, ठीक है, एक तो था कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग, और तीसरे जो थे वो 15 सदस्य जो थे अदर्स वाले वे थे, जिसमें छोटे छोटे समूह या छोटे छोटे ग्रुप के सदस्य जो है वह थे। ठीक है, और इन सभी ने मिलकर के विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य किया था। अभी इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, जिसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। या चौथा, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियमों के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, जो कि कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार को सीमित करता था। चलिए, तो जो सही आंसर है वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा का जो है चुनाव जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया था, ठीक है, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर या फिर सभी के वोट के आधार पर इस संविधान निर्मात्री सभा का चुनाव जो है वह नहीं किया गया था। बाकी शेष अन्य कथन जो है वह सत्य हैं संविधान सभा के बारे में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया। डायरेक्ट आंसर है, कई बार इस चीज़ को कर चुके हैं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा जो है वह चुना गया था भारत की संविधान सभा के सदस्यों को, जो कि एक बहुदलीय निकाय थी और जिसने भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया था। 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान सभा की प्रथम बैठक, थक गया मैं इसे देखते देखते, यहीं सब कंप्लीट कर लेते हैं इसका। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह कब हुई थी बताइए? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 नवंबर लिख रहा हूँ मैं, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष या उद्घाटन अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह थे S.C. सिन्हा या S.N. सिन्हा या सच्चिदानंद सिन्हा उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा को पुनः बुलाया जाता है और वहां पर स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अब इससे संबंधित प्रश्नों को बार बार करके याद कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ए, सीधे जनता द्वारा, बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी, भारतीय राज्यों के शासकों के द्वारा, या प्रांतीय सभाओं के द्वारा। ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। लगभग यह 10 लाख व्यक्ति पर एक संविधान सभा का सदस्य जो है वह चुना गया था अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सी, S. राधाकृष्णन। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी अभी मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन या फिर प्रथम अधिवेशन जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन आगे चल कर के 11 दिसंबर 1946 को जब यह संविधान सभा पुनः समवेत होती है या मिलती है तो इसके स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन कर दिया जाता है या निर्वाचित कर दिया जाता है, चुन लिया जाता है। ठीक, स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है और यह बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न एक है, पूछने का तरीका बार बार अलग हो रहा है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है।
ठीक है, मेरा ही रिपीटेड नहीं है, आयोग का भी रिपीटेड प्रश्न है यह बार बार, तो ध्यान बनाए रखिएगा और कहीं भी ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे फ्लो में बोल रहा हूँ तो आप भी फ्लो में लेते चले जाइएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। प्रथम बैठक यानी कि वही 9 दिसंबर 1946 वाली बैठक की यहाँ पर बात हो रही, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? आया ना कंफ्यूजन। ए टी कृष्णामाचारी, बी वी कृष्णामाचारी, सी एच मुखर्जी, या डी फ्रैंक एंथोनी। हो गया? मजा आया? चलिए, आया मजा तो अच्छी बात है। देखिए, संविधान सभा के जो प्रथम मनोनीत उपसभापति थे, जिनको मनोनीत किया गया था संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, वह थे फ्रैंक एंथोनी। कब इनको मनोनीत किया गया था? तो इनको मनोनीत किया गया था संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 के दिन। प्रथम उपसभापति थे अस्थायी। आगे चल करके फिर से चुनाव होता है, निर्वाचित होते हैं जो प्रथम उपसभापति, वह होते हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी या फिर एच.सी. मुखर्जी। कब? 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी उपसभापति या फिर स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होता है ना, उपाध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1946 को, या डी 26 दिसंबर 1949 को। तो भाई, जिस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी उस और यहाँ वहाँ के स्थायी अस्थायी अध्यक्ष पध्यक्ष सब आ रहे थे, उसी दिन उसकी स्थापना की जाएगी यार। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन होता है या प्रथम अधिवेशन होता है या स्थापना की जाती है, और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष या उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, और प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष या उपसभापति बनते हैं फ्रैंक एंथोनी। बार बार नाम ले रहा हूँ ध्यान में बनाए रखने के लिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ए 22 जनवरी 1946, सी बी 22 जनवरी 1947, सी 20 फरवरी 1947, या डी 26 जुलाई 1946। हुआ कंफ्यूजन? भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा ही पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तारीख याद में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्ताव की प्रस्तावना का उद्देशिका की प्रस्तावना किसने रखी थी? बताइए। ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी बी.एन. राव, या डी महात्मा गांधी। चलिए, तो उद्देशिका का प्रस्ताव या प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वह रखा था जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को, जब संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, जिसको प्रस्तुत किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष। कब? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जो है संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, मतलब संविधान किस लिए होगा, क्या होगा, इसके बारे में बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। आगे चल करके इसको स्वीकार कर लिया गया और नेहरू का यही उद्देश्य प्रस्ताव आज भी हम लोग संविधान में प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना या फिर उद्देशिका के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ते हैं विभिन्न फेरबदल के साथ। ठीक है,
कब पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, तो नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। शोर को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, बच्चे हैं अगल बगल उछल कूद कर रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन है 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4, या सी सभी चारों, या डी सभी चारों। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें दोनों ग्रीन हो गया, कोई बात नहीं, मैं बोल भी तो रहा हूँ ना, ध्यान में उसको रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। बाकी अन्य ये जो चौथा कथन है यह पूरी तरीके से गलत है। राज्य का मुखिया कौन होता है, जरा बताइए तो। राज्य का मुखिया हमारे संविधान में राष्ट्रपति को कहा गया है। किसको? राष्ट्रपति को कहा गया है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पे क्या कह दिया गया? राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। गलत और सरासर गलत। ठीक है, वहीं उद्देशिका के बारे में कितनी बार तो हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 7, बी 12, सी 9 या डी 15। देखिए, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कुल लगभग 12 अधिवेशन हुए थे हम कह सकते हैं। दरअसल कुल टोटल जो अधिवेशन हुए थे उनकी संख्या थी 11। ठीक है, और 12वां अधिवेशन होता है 24 जनवरी। अंतिम जो अधिवेशन होता है, अंतिम जो दिन संविधान सभा के सदस्य मिलते हैं वह था 24 जनवरी 1950 का। इस दिन सभी लोग मिलकर के इस पर हस्ताक्षर करते हैं अपने संविधान पर। ठीक है, तो 11 + 1 कितना हो गया? 12। कुल टोटल टाइम कितना लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और संविधान जो है वह अंगीकृत कब किया गया था बताइए जरा। तो 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, 11वें अधिवेशन का जो अंतिम दिन था वह था 26 नवंबर 1949 का, 1949 का। इसी दिन संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। ठीक है, हो गई बातें। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। सब कुछ तो आता है आप लोगों को। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अभी अभी हमने देखा 24 जनवरी 1950। इसमें ऑप्शन की भी जरूरत हमें नहीं है। इस दिन जो है संविधान सभा फिर से मिलती है और सब इसके सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए गए थे। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। नेक्स्ट, 2 सूचियां हैं, सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ संविधान सभा के विभिन्न चीज़ों के बारे में, विभिन्न प्रावधानों के बारे में या सदस्यों के बारे में बात की गई। दूसरी तरफ इनके नाम है, इनको सुमेलित करना है दिए गए विकल्प की सहायता से। ए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष वीटी कृष्णामाचारी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी। ऑप्शन है आपके पास ए 1, 2, 3, 4, बी 4, 3, 1, 2, सी 2, 1, 3, 4 या डी 3, 4, 2, 1। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 2, 1। संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वह कौन थे बताइए? बात हुई थी ना, संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वह थे H.C. मुखर्जी।
पेन बदलते रहता हूँ मैं पेन के कलर, ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, पेन फिर से चली गई, प्रारूप समिति के जो मूलतः एकमात्र कांग्रेसी नेता थे वह थे के.एम. मुंशी। ठीक, वहीं दूसरा कलर लेते हैं। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे वह थे वी.टी. कृष्णामाचारी। और सबसे अंत में संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। चलिए घबराइए मत, एक पूरी लिस्ट अभी आपको फिर मिलेगी, निश्चिंत रहिए, जैसे अंतरिम सरकार के संदर्भ में दी गई है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, या प्रथम प्रारूप संविधान का किसने तैयार किया था। ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी.एन. राव, या डी के.एम. मुंशी। के.एन. लिख गया यहाँ पर, ठीक है, के.एम. मुंशी है ये। चलिए, तो जो इसका सही आंसर है भैया वह है ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव जो है वह संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। ध्यान में रखिएगा इनका नाम, इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। बी.एन. राव के द्वारा तैयार किए गए मूल संविधान के प्रारूप में कुल टोटल 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थीं। ठीक है, 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी बी.एन. राव के द्वारा तैयार किए गए प्रथम संविधान के प्रारूप में। ठीक, और ये बी.एन. राव ही जो है वह संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। नेक्स्ट और अगला देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार संविधान सभा द्वारा, या भारतीय संविधान जो है वह पूर्ण रूप से तैयार किया गया या संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ था। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948, या डी कोई नहीं। सही आंसर क्या है, 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान के कुछ प्रारूपों को, कुछ अधिनियमों को या संविधान के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को अपना लिया गया था। इनके नाम अगर मैं मोटा मोटी आपको बताऊं और आपको इनको ध्यान में भी रखना है, ठीक है। 26 नवंबर के दिन ही संविधान के कुछ भागों को अपना लिया गया था, जैसे कि नागरिकता महत्वपूर्ण प्रावधान था। दूसरा बताइए, अंतःकालीन संसद महत्वपूर्ण था। तीसरा बताइए, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनको 26 नवंबर 1949 के दिन ही अपना लिया गया था। ठीक है, देखिए हम संविधान की प्रस्तावना में भी पढ़ते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को, किसने, भारत के लोगों ने, सिटीजन ऑफ इंडिया ने, क्योंकि संविधान सभा के जो लोग थे वह भारत के लोगों का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। कब, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी, यह एक शुभ दिन था, या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह एक शुभ दिन था, है ना भाई, शुभ दिन तो था ही। फिलहाल जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इसी दिन जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दरअसल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज्य को घोषणा कर दी थी, या पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है वह स्वीकार कर ली थी। कब, कांग्रेस ने अपने दिसंबर
1929 के लाहौर अधिवेशन में, इसका अध्यक्ष कौन था बताइए, हिस्ट्री का प्रश्न है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार कर लिया था और इसी मांग को स्वीकार करते हुए अगले माह, यानी कि दिसंबर के बाद अगला माह कौन आएगा, जनवरी, ठीक है, तो अगले माह की 26 जनवरी से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया था। अब चूंकि हम आज़ाद जो है वह 15 अगस्त को ही हो गए, तो 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए इस दिन जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था या पूर्णतया लागू किया गया था। भारतीय संविधान को पूर्णतया कब लागू किया गया था, 26 जनवरी को, ठीक है, जबकि इसके कुछ प्रावधानों को संविधान दिवस के दिन यानी कि 26 नवंबर को लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक। फिलहाल पूर्णतः संविधान कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। मजा आया, आइए और मजा लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, 20 बार बोल चुका हूं, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। 26 नवंबर को मनाया जाता है ना, 1949 तो एक पर्टिकुलर डे हो गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आप सभी जानते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था ए संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था हम भारत के लोगों की तरफ से। कब, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से या डी पंजाब से। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनका जन्म और मृत्यु भी आप जानते चलिएगा। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था और आगे चल करके 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बी आर अम्बेडकर की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी कहीं का तो पीसीएस का एग्जाम था, वहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न आया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्म और मृत्यु से संबंध में। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है वह बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। दरअसल आरंभ में बी आर अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था, जो बी आर अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे वह हुए थे पूर्वी बंगाल से, लेकिन भैया विभाजन के बाद यह क्षेत्र जो है वह भारत से चला गया। तो बी आर अम्बेडकर को पुनः संविधान सभा में प्रवेश दिलवाने के लिए इनका निर्वाचन किया जाता है। कहाँ से, बम्बई की पूना सीट से। कहाँ से बताइए, बम्बई की पूना सीट से, जहां पर बी आर अम्बेडकर के लिए इस सीट को खाली किया था कांग्रेस के एम आर जयकर ने। नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर के अपनी सीट बी आर अम्बेडकर के लिए रिक्त की थी और बाद में बी आर अम्बेडकर जो है वह बम्बई की पूना सीट से चुनाव लड़ करके जीत करके निर्वाचित होकर के पुनः संविधान सभा में प्रवेश करते हैं, ठीक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। बस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, परेशान मत होइए, कुछ छोड़ना नहीं है, शुरू करना है तो कंप्लीट करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। आपके लिए प्रश्न है यह, आप करिए। नेक्स्ट और अगला देखते हैं। ये क्या हो जा रहा है बार बार स्लाइड के साथ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है, नीचे कथन और कारण है। कथन ए है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
कारण आ रहा है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। आसान है। भारत का संविधान एक, बताइए, गृहीत संविधान तो है, ठीक है, विभिन्न जगहों से विभिन्न चीज़ों से अच्छी अच्छी चीज़ों को ले लिया गया, और यह देश की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, लेकिन कथन कारण की कहाँ से व्याख्या कर देगा, ठीक है, या स्पष्टीकरण कर देगा। दो के दोनों ही सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, ये मेंस का डिस्कशन है, ठीक है। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ए, सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य जे.बी. कृपलानी या डी महात्मा गांधी। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग किए जाने या एक दल के रूप में भंग किए जाने की बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2-3 बस। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ए, मोरिस जोन्स का, बी, हाईग्रेव जूनियर का, सी, अलेक्जेंड्रोविच का या डी, आइवर जेनिंग का। तो अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा। यह कथन था आइवर जेनिंग्स महोदय का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वह संपूर्ण भारत था? ए, मोरिस जोन्स का, बी, हाईग्रेव जूनियर का, सी, अलेक्जेंड्रोविच का या डी, ऑस्टिन का। तो संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। देखिए संविधान निर्माण के समय ऐसा लग रहा था ना, सभी लोग अपनी अपनी विचार अपनी अपनी चीज़ों को एकदम भरे जा रहे थे, बताए जा रहे थे, कहाँ कहाँ से खोज के समझ के चीज़ों को करते कराते जा रहे थे। तो ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे संविधान सभा जो है वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हो और कांग्रेस सिर्फ एक दल या पार्टी न होकर के संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व या संपूर्ण भारत अपने आप में कांग्रेस उस समय बन गया था, ठीक है। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट दिया था वह दिया था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक के रचयिता या बुक के लेखक सर ऑस्टिन ने, ठीक है। यह पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार हैं। इनका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। ग्रेन विल ऑस्टिन इनका पूरा नाम है और इनकी पुस्तक का नाम है, बताइए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? ए 15, बी 13, सी 12 या डी 10? बताइए जल्दी कीजिए। तो भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वह थी 15। कौन कौन सी 15 महिलाएं थी, इनका नाम भी आप जान लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है उन महिलाओं के नाम को लेकर के, ठीक है। नंबर डालते जा रहा हूं मैं, नाम लिखते जा रहा हूं, आप नोट डाउन करते चलिएगा। नंबर 1 पे थी कौन, बताइए। नंबर 1 पे थी विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। नंबर 2, नोट करते चलिएगा साथ साथ, राजकुमारी, अमृत कौर। नंबर 3 बताइए कौन, नंबर 3 सरोजनी नायडू। बोर मत हुआ करिए यार, आराम से चलिए। नंबर 4 बताइए कौन, बोलिए बोलिए बोलिए। सुचेता कृपलानी, सुचेता
कृपलानी। नंबर 5 कौन? पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी। नंबर 6 जल्दी करिए, लीला राय। फिर कितने बच गए? नंबर 7 है ना, कौन? जी दुर्गाबाई। नंबर 8 कौन होगा? बोलिए जल्दी करिए, हंसा मेहता। नंबर 9 जल्दी करिए, कमला चौधरी। जल्दी नहीं कर रहे हैं आप लोग, बोर हो जाते हैं अंत में आते आते, पता नहीं क्या हो जाता है। अभी 2 घंटे और पढ़ना चाहिए आप लोगों को। नंबर 10 नंबरी रेणुका रे। इनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वैसे हंसी मजाक है, अन्यथा मत लीजिएगा ना, आप लोग कभी करिएगा। रेणुका रे। नंबर 11 मालती चौधरी। नंबर 12 जल्दी करिए, यहां लिख देते हैं नंबर 12। नंबर 12 दक्षयानी वेला युधन। नंबर 12 है ये। नंबर 13 बोलिए, बेगम एजाज रसूल। बस 2 और। नंबर 14 बोलिए जल्दी, एनी मस्करानी। मस्करीनी, एनी मस्करीनी। नंबर 15 और अंतिम जो सदस्य थी वह थी अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, ले लिया होगा। ठीक, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो संविधान सभा की प्रमुख समितियों और आदि विभिन्न चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।